मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेटिंग ठीक है जी। और जो पहला मेथड है इसके अंदर हम लोग को 3 मेथड देख रहे हैं हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। पहला जो मेथड है वो आपका वो है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू ठीक है, मूल्य वृद्धि ऐसे करके कोई नाम होगा, मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है ना। अब ये वैल्यू एडेड का पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा तो सब फॉर्मूला जो है दिमाग में बस जाएगा एकदम। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। तुम सोच भी नहीं सकते इतना सिंपल है, ठीक है। बट थ्योरी जो है इसकी वो दिमाग में बसनी चाहिए पहले। तो जरा वैल्यू एडेड का मेथड का वो जो है डेफिनेशन समझिए कि डेफिनेशन क्या होता है। वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि हर एक सेलर द्वारा, हर लेवल के एक सेलर द्वारा उस वस्तु की वैल्यू में कितना एडिशन किया गया, ठीक है। पहले कुछ यहाँ पे से वो पढ़ लेते हैं हम लोग डेफिनेशन वैल्यू एडेड के अंदर कि वैल्यू एडेड का क्या वो है। एक एग्जांपल दे रखा है इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। उसमें दे रखा है ना कि मान के चलिए एक फार्मर है और उस फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है। और उस वीट की प्रोडक्शन को उसने 600 रुपये में बेच दिया, समझाई बात, 600 रुपये बेच दिया। इस 600 रुपये के अंदर ना 400 रुपये का इसका इनपुट था। क्या था? इनपुट था, मतलब इसने खाद पे, बीज पे, सिंचाई पे खर्चा किया होगा। 200 रुपये इसने अपने कमाने के लिए रखे थे, समझ में आई बात। टोटल 600 रुपये हो गए। तो इस 600 रुपये में से 600 रुपये को अब इसने ये 600 रुपये में किसको बेचा? ये एक बेकरी वाले को बेच दिया, या फिर ये समझ लो कि इसे क्या बोलते हैं, मिल वाले को बेच दिया। किसको? मिल को, जो गेहूं से आटा बनाते हैं, ठीक है, मिल वाले को। मिल वाले ने क्या किया, इसको फर्दर आगे 800 रुपये में बेच दिया। 800 रुपये में इसने बेकरी वाले को बेच दिया, ठीक है। 800 रुपये का बेच दिया। इसका मतलब इस 800 रुपये के अंदर, इस 800 रुपये के अंदर 200 रुपये इसका वैल्यू एडिशन हुआ और 600 रुपये का तो इसका इनपुट ही था, समझ में ही बात। 800 रुपये का इसने सामने वाले के बेचा। जो बेकरी वाले ने 800 रुपये का खरीदा, उसने इसको, इसी यूनिट को उसने जो है 900 रुपये का बेच दिया, समझ में ही बात। कितने का? 100 रुपये प्लस करके। तो अब जरा इस 900 रुपये वाले को देखो, इसने 100 रुपये का वैल्यू एडिशन किया है और 800 रुपये का इसमें जो है इसका इनपुट है, समझ में आई बात। और इसके बाद इन लोगों ने ये 900 रुपये वाली चीज को ब्रेड बना करके 1200 रुपये में बेच दिया, ठीक है। इस तरीके से मतलब कहने का क्या है, हर लेवल पे कोई, हर बंदा अपना कुछ वैल्यू ऐड करता है। इसने 200 ऐड किया, यहाँ पे 200 ऐड किया, यहाँ पे 100 रुपये ऐड किया, फिर यहाँ पर ये वाला 300 रुपये का ऐड होगा, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। 900 रुपये में फाइनली बिक गया ये, ठीक है। तो हर बंदा, हर जो प्रोड्यूसर होता है, सारे प्रोड्यूसर, ये भी प्रोड्यूसर कहलाएगा, ये भी प्रोड्यूसर कहलाएगा और ये भी प्रोड्यूसर ही कहलाएगा। जितने भी है सब प्रोड्यूसर ही कहलाएंगे, ठीक है। तो हर कोई जो है अपना कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है किसी वस्तु के प्रोडक्शन के अंदर। आ गई बात समझ में? तो एक्चुअल में क्या है, हमारे पास 2 तरीके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। एक तो ये कि सीधे सीधे मैं इस 900 रुपये को ले लूँ। क्यों 900 रुपये को ले लूँ? क्योंकि जो आपका जीडीपी का जो वो होता है, डेफिनेशन होता है, एक डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वहाँ पे रहने वाले जितने भी उत्पादक हैं उनके द्वारा उत्पादित की गई, प्रोडक्शन किया गया जो टोटल आउटपुट होता है कंज्यूमर गुड्स, क्या कंजप्शन के लिए, फाइनल गुड्स, सॉरी कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स के अंदर दोनों आ जाता है, प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों आ जाते हैं। तो फाइनल गुड जो लास्ट में अल्टीमेटली उसको अब दोबारा बेचना नहीं है। देखो ये जो कस्टमर के पास जाएगा ना 900 रुपये का ब्रेड, ये ब्रेड अब दोबारा नहीं बिकेगा, खा लेगा कस्टमर, समझ में आई बात। मतलब कहने का ये है कि अल्टीमेटली जो लास्ट यूजर है उस तक अगर चला गया
और उसके बाद वो दोबारा नहीं बिकना है, तो उसकी वैल्यू को तुम सीधे सीधे जीडीपी में कैलकुलेट कर लो, और उससे पहले के जितने भी सबको इग्नोर कर दो, सबको इग्नोर कर दो। दूसरा तरीका ये है कि जिसने जितने वैल्यू ऐड किया 200, ठीक है, ऊपर इसने जो है अगर इसने कुछ नहीं लगाया होता तो वो भी ऐड, ये वाला 200, ठीक है, ये 100, इस तरीके से आप ये ऐड कर लो। समझ में आई बात? अभी मैं एक ब्रॉड डेफिनेशन वो एग्जांपल लूंगा आगे चल के, ठीक है, वहाँ पे जब मेथड कराऊंगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं वैल्यू एडिशन को प्लस करता जाऊँ, समझ में आई बात, या तो मैं वैल्यू एडिशन को प्लस करता जाऊँ, या फिर लास्ट में जो मेरा फाइनल आउटपुट है उसकी वैल्यू एक ही बार में कैलकुलेट कर लूँ। दो मेथड हमारे पास होते हैं, हम अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वैल्यू एडेड का मीनिंग समझ में आ गया? वैल्यू एडेड का मीनिंग होता है कि हर लेवल पे जो प्रोड्यूसर है अपना अपना कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहा था अपने कमाने के लिए, वो वैल्यू एडिशन कहलाता है। आगे बात समझ, यहाँ पे मैंने तुमको दो मेथड नहीं बताए, बस इतना बताया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये वैल्यू एडेड मेथड जो है ये है क्या एक्चुअल में। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी उत्पादक जब कोई प्रोडक्शन करता है तो हर अपनी इनपुट को हटा करके कुछ अपना प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ वैल्यू उसमें ऐड करता है, ठीक है, वो हमारा वैल्यू एडेड कहलाता है। ठीक है जी। वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है, ठीक है, पहली बात तो ये वैल्यू एडेड मेथड के अंदर एक चीज याद रखे, ये लिखने वाली चीज है कि यहाँ पे मेरे को निकलती है GDP-MP, ठीक है, इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। अगर आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल रहा है तब भी GDP-MP निकालनी है, समझ में आई बात, ठीक है। अगर वैल्यू एडेड मेथड बोल रहा है तब भी GDP-MP ही निकल के आएगी आपके सामने। पता जो फॉर्मूला लग करके आएगा वो आपके पास एक GDP-MP निकल के आ जाएगा। अब GDP-MP से आपको जो भी निकालना है वो कन्वर्जन करना आपको आता है, ये डेप्रिसिएशन प्लस NIT माइनस नफीफा प्लस ये सब चीज़ें करके, है ना, समझ में। तो पहले मेरे को इस मेथड से GDP-MP निकलता है, ये याद रहेंगे, समझ में आई बात। वैल्यू एडेड मेथड से GDP-MP निकलता है, तो GDP-MP हम लोगों का निकल जाएगा इससे। तो एक्चुअल में वैल्यू एडेड मेथड का जो फॉर्मूला है वो है आपका सेल, जो अल्टीमेटली लास्ट जो सेल करते हैं हम लोग, ठीक है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स कह सकते हो या कंजम्पशन कह सकते हो, ठीक है। अब जरा समझिए, इंटरमीडिएट गुड्स लिखा है, कंजम्पशन लिखा है, एक बार देख लीजिए बुक में। कंजम्पशन लिखा है बुक, क्या लिखा है? कंजम्पशन लिखा है। कंजम्पशन कर दूं क्या काट के? कंजम्पशन कर देते हैं। ठीक है जी, समझिए अब जब क्या है सेल, क्या है एक तो सेल जो है क्या है, ये जो नॉर्मल जो सेल हमारी हो रही है, ठीक है, अगर यूनिट्स दे रखा है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करके आप सेल पता चल जाएगा वो कितने की सेल हुई है, पूरे साल भर में कितने की सेल हुई है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक क्या है? चेंज इन स्टॉक का मतलब ये है कि देखो इस साल के शुरुआत में कुछ माल मेरे पास पड़ा रहा होगा, साल के एंड में कुछ माल पड़ा रहा होगा, जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस क्या है? मैंने प्रोडक्शन किया है। मतलब कहने का ये है कि भाई ये तो माल बिक गया, इसके अलावा कुछ ऐसा माल भी जो मैंने बनाया था वो बिका नहीं है, अभी फ्यूचर में बिकेगा ना कभी, समझ में आई बात। और हम लोग तो प्रोडक्शन की बात करते हैं ना GDP-MP के अंदर, समझ में आई बात। तो प्रोडक्शन तो हो गया ना उसका, इसलिए उसको भी लेना है, ठीक है। तो सेल तो आपने ले लिया, और जो बचा हुआ जो माल जो बिका नहीं है अभी, उसको मैं चेंज इन स्टॉक की फॉर्म में लिख लेता हूं, ठीक है। अब ये चेंज इन स्टॉक होता क्या है, इसको निकालने के लिए आप करते हो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अकाउंट से याद मत करना, अकाउंट्स में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक है, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका वैल्यू एडेड मेथड का? सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आई बात? जो आपका रॉ मटेरियल लगा है किसी चीज को खरीदने में, बनाने में, समझ में। जैसे किसान का वो 400 रुपये खर्च हुआ था, ठीक है, हर लेवल पे। जैसे अगर मैं कोई चीज़ 800 रुपये की बेच रहा हूँ और मैं खरीद के 600 रुपये लाऊं, तो 600 रुपये का मेरा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाया। आगे बात सुने, अल्टीमेटली मेरे को निकालना तो वही है ना जो वैल्यू एड किया है मैंने। तो वैल्यू एड कितने का किया मैंने? 200 रुपये का। तो एक्चुअली मेरे को वही चीज निकालनी है। आई बात समझ, फॉर्मूला क्लियर हुआ, ठीक है। अब जरा देखिए कि इसके बाद क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला आपका लगेगा वैल्यू एडेड मेथड, अब यहाँ पे ये लिख सकते हो, या फिर मैं लिख सकता हूँ क्या, GDP-MP, है ना, GDP-MP लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि नेशनल इनकम निकाल के दिखाइए, क्या
नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते थे दिव्या हम? हाँ, नेशनल इनकम को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम लोग? NNPFC। ठीक है, तो हम अगर मान के चलिए कि हमको NNPFC निकालना है, क्या? NNPFC। और मैं GDP-MP इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा, है ना? तो यहाँ पे GDP-MP की वैल्यू रख दूंगा। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, है ना? MP से FC पे जाने के लिए आ गया नेशनल इनकम कैलकुलेट होकर के। यही है आपके पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब ये जो मेन बेसिक चीज निकालना जो मेरे को जरूरी है, पहले तो मेरे को GDP-MP निकालना आना चाहिए ना। कन्वर्जन तो मैं कोई भी कर लूंगा, समझ में आई बात? तो हम लोगों ने देखना क्या है कि GDP-MP निकालना, उसके बाद जो मन करेगा वो निकलता चला जाएगा, उससे कन्वर्जन हर चीज हो सकती है। अगर आपसे नेशनल इनकम पूछ रहा है तो आपको पहले क्वेश्चन के अंदर आइटम देखने पड़ेंगे कि उस आइटम से क्या निकल सकता है पहले, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा है GDP-MP, वो वैल्यू एडेड मेथड का। तो वैल्यू एडेड मेथड का कैसे पता चल जाएगा? उसके अंदर सेल दे रखी होगी, चेंज इन स्टॉक दे रखा होगा, इंटरमीडिएट गुड्स दे रखा होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ में आई बात? तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसमें तो कौन सा मेथड लगना है, वैल्यू एडेड मेथड लगना है। समझ में आई बात? ठीक है, हालांकि मिलेगा आपको GDP-MP वैल्यू एडेड मेथड लगना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर सैलरी दे रखी है, रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है तो आपका इनकम मेथड। ठीक है, कंजम्पशन दे रखा है तो एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमारा, आगे चलते हैं हम लोग। पहला सेल प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐसे लिखा जाता है स्टॉक, डेल्टा का मतलब चेंज इन स्टॉक होता है। ठीक है जी, माइनस इंटरमीडिएट गुड्स कंजम्पशन ठीक है जी, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसके नीचे सेल जो भी होगी मैं यहाँ लिखूंगा, स्टॉक यहाँ लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा करना। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो फर्म ए की जो सेल है, फर्म ए की सेल दे रखी है 100 रुपए की, फर्म ए की सेल दे रखी है। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा ना मेरे को, एक्चुअली इसके अंदर ना 2 हैं, फर्म ए भी है, फर्म बी भी है, तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे फर्म ए लिख देता हूँ, फर्म ए। ठीक है जी, फर्म ए की सेल कितनी दे रखी है, देखिए 100 रुपए की दे रखी है। ठीक है, तो 100 रुपए की फर्म ए की सेल हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो फर्म ए ने बी से खरीदा है, तो अगर खरीदा है तो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और मैं जितने का जो सेल कर रहा हूं तो सेल कहलाएगी, पर मैं कुछ भी अगर खरीद रहा हूं तो वो मेरा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा ना। तो इंटरमीडिएट गुड्स की जगह पे मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ। समझ में आई बात? ठीक है, उसके बाद देखिए जी क्या कह रहा है, फर्म बी आ गया, तो फर्म बी नीचे लिख दूं, फर्म बी का यहीं पे कर देते हैं, फर्म बी। ठीक है, तो फर्म बी का है, फर्म बी द्वारा ए से खरीद 60 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। ये इसका भी तो खरीदी है, तो खरीदे तो यहाँ पे आएगा ना 60। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फर्म बी की सेल है, सेल दे रखी कितने 200 यूनिट की, तो मैं यहाँ 200 यूनिट लिख देता हूँ। कंफ्यूजन तो नहीं है ना ए और बी में, ये ऊपर ए का कर रहा हूँ, नीचे बी का कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब ए का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 20 का, ए का क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ए का क्लोजिंग है तो मैं ब्रैकेट में डाल दूं 20 रुपए, क्लोजिंग 20 है ना। ठीक है, और बी का क्लोजिंग स्टॉक 35 दे रखा है, बी का क्लोजिंग स्टॉक 35 दे रखा है। ठीक है जी, उसके बाद ए का ओपनिंग स्टॉक 25 है, ए का ओपनिंग स्टॉक 25 है और बी का ओपनिंग स्टॉक 45 है। ठीक है जी, तो फर्म ए का सेल हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया और ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। फर्म बी का सेल हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। जी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ब्लैक से कर देता हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 और 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 होगा, माइनस का 5 ये और माइनस का 40 है, माइनस का 45 और माइनस का 45 100 में से जाएगा तो माइनस का 55 ना, ओ सॉरी 55 ना। समझ में आई बात?
तो मेरा ये निकल के गया क्या, फर्म ए का 55 निकल के आ जाएगा, फर्म बी का क्या निकल के आ जाएगा, देखो ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का 10 है और माइनस का 70, तो 130 आ जाएगा ना, 200 में से चला गया, प्लस का साइन लगा देते हैं। समझ में आई बात? हाँ, क्लियर हो गया? ठीक है, अब जरा मेरे को अगर जीडीपी एमपी निकालना है या वैल्यू एडेड निकालना है, क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो 55 प्लस 130 इज इक्वल टू 185। 185 का आपका क्या निकल के आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल के आ गया। ये आ रहा है ना, नहीं आ रहा? 55 एक का आ रहा है, 30 एक का आ रहा है, 185 भी तो आ रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये आपका जीवीए निकल कर गया कितना, 185। अब जरा देखो जी, जीवीए निकल कर गया, आपसे पूछा उसमें क्या है, उसमें पूछा हुआ है आपसे कि सकल मूल्य वृद्धि पर कारक लागत, जीडीपीएफसी, क्या, जीडीपीएफसी। तो ये तो ये क्या निकल के आया था, गलत लिख दिया क्या, सकल घरेलू, ये तो जीडीपीएमपी लिख देते हैं, है ना, वैल्यू एडेड आया दोनों, वैल्यू एडेड आया ना ये, ठीक है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड, अब मैंने एक चीज लिखवाई थी अभी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपीएफसी कहते हैं। समझ में आई बात? इसी को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपीएफसी कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, और ये मेरा निकल गया है जीडीपीएमपी, क्या निकल गया है ये, जीडीपीएमपी। यहां पे आप जीडीपीएमपी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जरा देखो जी, मेरे को क्या निकालना है, जीडीपीएफसी निकालना है, तो जीडीपीएफसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो जीडीपीएफसी बराबर जीडीपीएमपी गिवन है, ग्रॉस से ग्रॉस कट गया, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कट गया, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कट गया, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, और जीडीपीएमपी मेरे को निकला हुआ है 185 माइनस एनआईटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 30, है ना। आपका निकल के आया क्या आंसर, 155। क्लियर हो गया? ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रख लो। देखो यहाँ पे लिखा सकल मूल्य वृद्धि या कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी को ही सकल मूल्य वृद्धि कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। समझ में आई बात? देखिए सबसे पहले क्या रहा, इस वाले क्वेश्चन फर्म ए और फर्म बी, दो फर्म है, ठीक है। इलस्ट्रेशन जो तुमने किया था ना पहला वाला, उसी की तरह ही है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्म ए, है ना, और ये फर्म बी, ऐसे यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो पहले से लिख देते हैं फर्म, यहाँ से लाइन से जो चीज़ दी गई है डालते जाते हैं। फर्म ए द्वारा बी से विदेश से खरीद, विदेश से खरीद, है ना, कहीं से भी खरीदे, खरीद तो खरीदे ना, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 60,000 रुपये का खरीद। तो इंटरमीडिएट में आएगा ना 60,000, 60 रुपये जो भी है, 60 करोड़ जो भी है ना। फर्म बी की द्वारा बिक्री, फर्म ए द्वारा विदेश से खरीद है और फर्म बी की द्वारा बिक्री है, फर्म बी की सेल है ना। तो फर्म बी की सेल ये रहा, कितना अमाउंट है, 180। ठीक है जी, मैं यहाँ अपनी लाइन नहीं खींचूंगा, ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। फर्म ए और फर्म बी, फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीद, मतलब ए ने खरीदा है बी से, तो ये बी की सेल हो जाएगी, है ना। तो बी की सेल में कितना आएगा, 100, ठीक है। तो बी की सेल में प्लस 100 और ये यहाँ लिख देता हूँ, है ना, फर्म बी की सेल। उसके बाद है फर्म ए द्वारा घरेलू विदेशीय देशीय बिक्री, ठीक है। एक ही सेल है ये, ठीक है ना, घरेलू मतलब अपने ही देश में सेल है, ठीक है। कितने की है, 220 रुपये की। तो फर्म ए की सेल है 220 रुपये की, यहाँ लिख दिया, है ना। उसके बाद कह रहा है कि फर्म ए द्वारा निर्यात, मतलब सेल है बाहर की तरफ, सेल है विदेशों में, ठीक है ना, 60 रुपये का सेल ही माना जाएगा ना, सेल लिख दिया है, ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है फर्म ए का अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का अधिक्य, क्या मतलब है, ठीक है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। कह रहा है कि अंतिम स्टॉक पर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो देखो क्लोजिंग ज्यादा होगा और ओपनिंग कम होगा तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमेशा क्लोजिंग को ज्यादा ही होना चाहिए वैसे जनरली, हाँ, तब पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लोजिंग का ज्यादा है ना, तो क्लोजिंग का ज्यादा है तो क्या हो गया, ये फर्म ए का जो है चेंज इन स्टॉक 20 रुपये का आ जाएगा, यहाँ पर 20 रुपये, है ना। उसके बाद फर्म बी पर प्रारंभिक स्टॉक पर
अंतिम का वो है, ठीक है। अच्छा, अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक, अच्छा फर्म ए में जो है ओपनिंग वाला जाता है, उल्टा है, तो ये माइनस में लेना पड़ेगा हमको। समझ में आई बात? ठीक है। जबकि फर्म बी में सही है, फर्म बी में कह रहा है कि अंतिम स्टॉक अधिक है ना, तो फर्म बी का कितना है 30 रुपये, तो यहाँ पे 30 रुपये ये आ जाएगा, ये प्लस का रहेगा, है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, फर्म बी द्वारा ए से खरीद, फर्म बी की परचेज है, ठीक है, कितने की 100 रुपये की, फर्म बी की परचेज है 100 रुपये की, है ना, इंटरमीडिएट। और कुछ है, ये फर्म ए द्वारा बी से खरीद, ये वाली, समझे। यहाँ पर मैं 100 रुपये और लिख देता हूँ, मतलब यही माइनस और यही माइनस। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब कहने का पूरे क्वेश्चन को 3 ही कैटेगरी में डिवाइड कर दो ना, एक सेल हो गया, ठीक है, चेंज इन स्टॉक हो गया, और इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया, ठीक है। तो अब इसका जरा निकाल लेते हैं, तो इनकी कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी 220 और 60, 280, ये -20 और ये -160, है ना। तो माइनस का 180 हो जाएगा, 280 में से 180 गया सिर्फ 100 ना, इसका आ गया 100, इनका निकाल लेते हैं। 180 ये प्लस है, 210 हो जाएगा, 210 310, ठीक है, टोटल आपका आ जाएगा 410। तो 110 इसका माइनस नहीं करा, क्या माइनस नहीं करा? माइनस अच्छा ये माइनस होना था ना यार। 180 210 100 गया 110, ठीक है, 110 ये 210, है ना। तो आपके पास GDP MP 210 आ गया, ठीक है। निम्नलिखित सूचना के आधार पर फर्म ए द्वारा सकल घरेलू मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब जरा देखिए जी, तो सबसे पहले फर्म बी यहाँ पे भी है। देखो क्या है ना कि क्वेश्चन के अंदर जो है सेल दे रखी 10 लाख रुपए की, चेंज इन स्टॉक आपका दे रखा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कम है, और वहां पे दे रखा है कि ओपनिंग का अधिक है, अधिक मतलब ज्यादा, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है, इस वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको माइनस में डाल दिया, ठीक है जी। ये माइनस प्लस का समझ में आ गया ना, कब कैसे करते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको 2 लाख रुपए का दे रखा है, उसके अंदर समझ में आई बात। गैर कारक इंक्लूड करना है, कारक नहीं करना है, लिख देता हूँ, भूल जाते हैं। अरे वाह, गैर वाले इंक्लूड करने हैं, ठीक है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आंखें नहीं चल रही, कारक कागजों को इंक्लूड नहीं करना है, गैर कारक को करना है, गैर का उल्टा है, हाँ, उल्टा है, ठीक है ना, याद रहे। तो इंग्लिश में ठीक है, नॉन फैक्टर। हाँ, नॉन फैक्टर, नॉन फैक्टर को हिंदी में समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं समझ में आई बात। कारक क्वेश्चन में क्या है, आपको NDPFC ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट जो है, ठीक है, वो क्या है, NDPFC है। तो NDPFC बराबर 100 दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अभी इसे फिलहाल भूल जाओ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला, इसको जो ये जो फॉर्मूला है वो GDP MP का फॉर्मूला है, तो GDP MP का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो GDP MP का फॉर्मूला होता है, GDP MP का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब एक्चुअल में क्या है कि मेरे को इस फॉर्मूले में से मुझे निकालना क्वेश्चन के अंदर ये है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इन दोनों को मिला के कहा जाता है, समझ में आई बात। तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि GDP MP बराबर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना, इस तरीके से। समझ में आई बात। ये बन गया फॉर्मूला एक्चुअल में, ठीक है। ये जो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक को ही वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। अब बात ये रही कि ना तो मेरे को ये पता है, ये तो मुझे पता है, पर ना मेरे को ये पता है। तो आप पहले कन्वर्जन कर लो, क्या कर लो, कन्वर्जन कर लो, क्योंकि आपको NDPFC दे रखा तो आप इससे हर चीज़ निकाल सकते हो, समझ में आई बात। तो पहले NDPFC से GDP MP निकाल लेते हैं, तो अलग निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं। मेरे को निकालना क्या है, GDP MP निकालना है, तो मैंने लिखा GDP MP बराबर NDPFC, N से G पे जाने प्लस डेप, ठीक है,
डोमेस्टिक से डोमेस्टिक करके, पी से पी करके, एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? प्लस। माइनस प्लस एफसी से एमपी पे जाने के लिए पक्का फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के प्लस एनआईटी होता है बेटा, तुम लोग भूल गए, ठीक है ना। अब जरा देखिए, एनडीपीएफसी मेरे को दे रखा है 100 यूनिट, डेप्रिसिएशन मेरे को दे रखा है 10, डेप्रिसिएशन मेरे को दे रखा है 10 प्लस एनआईटी टैक्स माइनस सब्सिडी, तो टैक्स कितना है? टैक्स है हमारा 20 और सब्सिडी है 5, 15 है ना। ये जगह 100, 110, 125। जीडीपीएमपी कितना निकल करके आ गया हमारे पास? 125। लो यहाँ पे रखो इसको 125, मैं ब्लैक से ही करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 125 आ गया। वैल्यू एडेड फैक्टर आउटपुट मुझे नहीं पता है, वैल्यू एडेड, ठीक है, ऑफ आउटपुट -75, ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा 125 प्लस 75 बराबर वैल्यू एडेड ऑफ आउटपुट। देख रहे हो, पिछली बार कराया एकदम अलग तरीके से और इस बार कराया बिल्कुल अलग तरीके से। क्वेश्चन दो तरीके के बन सकते हैं, दो कैटेगरी के बन सकते हैं। या तो आपसे वो टर्म पूछेगा जीडीपी, एमपी, एनडीपीएफसी, इस तरीके से, है ना, समझ में आई बात। तो उसके लिए फिर आपको ये सब चीजें दे रखी होंगी। और अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट पूछ लेता है तो आपको फिर ये दे रखा होगा, जीडीपीएमपी दे रखा। अगर जीडीपीएमपी नहीं दे रखा तो ऐसा कुछ और दे रखा हो, जैसे इसमें दे रखा था एनडीपीएफसी दे रखा था। तो अगर एनडीपीएफसी दे रहा तो पहले उसे कन्वर्जन करके जीडीपीएमपी बना लो, बना करके इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, इसकी जगह पे जीडीपीएमपी की जगह पे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया, जो वैल्यू दे रखी थी ऐसे रख दिया, उधर लेके गया, प्लस कर दिया, आपका वैल्यू एडेड कितना निकल करके आ गया? आपका 200।